हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज आपके साथ बहुत ही दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आप सबको पता है कि आज हम आपके सामने कौन सा सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और जो सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एसएससी जेई में इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस या 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में या आगे जहाँ भी आप पढ़े होंगे वहाँ पे आपको बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के साथ ही ये चैप्टर जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये करवाया जाता है कंक्रीट नाम से। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी करवाई जाती हैं। तो अभी मेरा बेसिकली इस सब्जेक्ट को पकड़ने का मकसद ये था कि मैं कंक्रीट के रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी मटेरियल है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप किसी भी तरह के एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है गाइस, तो एई जेई हो गया, गेट हो गया, ईएस हो गया, सब में यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि जो सिलेबस है मैंने स्पेशली सिर्फ इसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी को ही देखते हुए डिज़ाइन किया है। और अगर हम बात करें एसएससी जेई के सिलेबस की बात करें, जैसे कि बच्चे होते हैं कि जेई का एग्जाम, ए का एग्जाम, तो हर का सिलेबस अलग अलग होता है। मैंने सबका कंबाइन करके इसका एक सिलेबस तैयार किया। तो मैं इसको लिख देता हूँ सिलेबस को। पहले आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे क्या पढ़ते हैं आज। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज जो सिलेबस की है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम पता है आपको? किसी को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी वर्क। कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है आरसीसी वर्क में। फिर हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट के बाद हम पढ़ेंगे डिजाइन मिक्स एज पर आईएस कोड, या मिक्स डिजाइन एज पर आईएस कोड। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। ये सब हम किस में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में। किस में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में। सेकंड अपने पास हम पढ़ेंगे फ्रेश कंक्रीट के बारे में। फ्रेश कंक्रीट के बारे में। फ्रेश कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्केबिलिटी के बारे में। वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। वर्केबिलिटी की क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स? अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट। किसकी? मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे हार्डन कंक्रीट। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट में हम क्या पढ़ेंगे? 2 टेस्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक पढ़ेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसलिनियस में हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर एक टॉपिक है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना ही कहीं कराया जाता है, क्रोजन ऑफ स्टील इन कंक्रीट। क्रोजन ऑफ स्टील इन कंक्रीट, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बारे में? जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम गंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाता है? सिलेबस आ जाता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का।
तो गाइज अगर आपको मैं इसके बारे में जब पढ़वाऊंगा तो एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें मैं सीमेंट के बारे में नहीं बता रहा, एग्रीगेट के बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे हम सबको पता है कि कंक्रीट जो है किससे मिल के बनता है, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कवर अप हो जाएगा आपका बिल्डिंग मटेरियल में। जब हम बिल्डिंग मटेरियल को सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको थॉरली मैं सीमेंट के बारे में बताऊंगा, सीमेंट के टेस्ट के बारे में बताऊंगा, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ एग्रीगेट को भी उसी पार्ट में हम करेंगे बिल्डिंग मटेरियल में। अभी हमारा जो मेन मकसद है इस सब्जेक्ट का, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जो कंक्रीट के बारे में जितना भी कंक्रीट के बारे में होगा, जितने से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस लेक्चर्स वीडियोस के थ्रू आपको मिल जाएगी गाइज। तो गाइज अभी हम आपने सिलेबस जैसे कि सारा का सारा सिलेबस पढ़ चुके हो, और मैं आपको बता दूं इसकी मार्क्स की वेटेज बता दूं अगर, तो मार्क्स इसमें मैंने बताया 5 से 6 मार्क्स किसके लिए होता है, एसएससी जेई के लिए मैंने बताया। बाकी स्टेट जेई एग्जाम्स में भी आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको गेट ईएस में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूं मैं। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो आज अपने पास पढ़ेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे कंक्रीट, तो जैसे कि आप सबको पता है, अगर मैं कंक्रीट के बारे में लिख दूं थोड़ा सा, अगर मैं लिख दूं शब्द, क्या लिख दूं? कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होता है? क्या होता है कंक्रीट? कंक्रीट जो है, देखना मैं लिखूंगा तो आप समझना कंक्रीट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। कंक्रीट बनता है, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? सीमेंट से। किससे? सीमेंट से, ठीक है। प्लस कोर्स एग्रीगेट से, ठीक है। प्लस फाइन एग्रीगेट से, प्लस किससे? वाटर से, ठीक है। ये 4 चीज़ें बेसिकली कंक्रीट में डाली जाती हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा प्लस एडमिक्सचर्स। अब एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली अलग से चैप्टर होगा, मैं आपको इसमें एडमिक्सचर के बारे में अलग से टॉपिक में एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा एडमिक्सचर्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर आर मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। अब एडमिक्सचर क्या करता है? इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। अब अगर इसी में, इन सब में ही मैं क्या ऐड कर दूंगा? स्टील ऐड कर दूं। क्या ऐड कर दूं? स्टील ऐड कर दूं, तो मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? आरसीसी, मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मैं पूरा लिख देता हूं, आरसीसी मतलब क्या हो जाएगा? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जो कि आप क्या करोगे, अभी पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है आरसीसी, उसमें आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, उसके डिज़ाइंस पढ़ोगे, बीम का डिज़ाइन पढ़ोगे, स्लैब का डिज़ाइन पढ़ोगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ोगे, उसमें फुटिंग का डिज़ाइन पढ़ोगे। तो ये कंक्रीट मैंने आपको बताया सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, और अगर इसमें ऐड ऑन कर दूं मैं स्टील, तो मेरे पास क्या जाएगा? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो ये आ गया क्या? कंक्रीट। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसकी? कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कंक्रीट क्या होता है, क्या होती है इसकी हाई, क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है? तो याद रखना कंक्रीट की क्या होती है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या आएगा? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आएगा? ये जो कंक्रीट है वो क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता हार्डन होता है। क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता हार्डन होता है विद एजेस। ऐसे टाइम के साथ साथ क्या होता है? हार्डन होता है। और एक टाइम आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती रहती है। तो मैं लिख देता हूं, इट हार्डन्स विद एज। इट हार्डन्स विद एज। एंड प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग, मैंने बताया आपको जो हार्डनिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है, एनी टाइम पे बढ़ता जाता है। तो लिख देता हूं, एंड प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कॉन्टिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है? ये क्या करता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूं,
जो हमारा कंक्रीट है, ये प्रूव्ड हुआ है कि इट इज प्रूव दैट जो हमारा कंक्रीट है वो इकोनॉमिकल है, किससे? स्टील से। तो ये भी एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, इट इज प्रूव्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल देन स्टील। ठीक है, ये हमारा जो कंक्रीट है वो क्या स्टील से ज्यादा इकोनॉमिकल है, एक बात होगी। और एक चीज और बता दूं, कंक्रीट में कभी क्रोजन लगता है? नहीं लगता। किस में लगता है? स्टील में। तो ये भी लिख देते हैं, फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं, फ्री फ्रॉम क्रोजन, फ्री फ्रॉम क्रोजन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अब जो कंक्रीट होता है ना, इसमें क्या होती है? टेंडेंसी होती है किसकी? श्रिंक की। तो लिख देते हैं इट हैज टेंडेंसी, मतलब टेंडेंसी टू स्ट्रिंग, टेंडेंसी टू श्रिंक। तो ये जो कुछ 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कंक्रीट की। अब मैं फिर से बताया था, देखो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट बनता है अपने पास सीमेंट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। और अगर इसमें मैं डाल दूंगा स्टील तो क्या बन जाएगा? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। वैसे इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर दूं तो पहला पॉइंट, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली क्या होती है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये हार्ड होता है कैसे? एज के साथ। और जो प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग है वो क्या करता है? बढ़ता जाता है अलॉन्ग द टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए। इट इज प्रूव्ड, क्या प्रूव है भाई? जो हमारा जो कंक्रीट है मोर इकोनॉमिकल है, किससे? स्टील से। फोर्थ आ गया फ्री फ्रॉम कोरोजन, फिफ्थ आ गया टेंडेंसी टू श्रिंक। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कंक्रीट के बारे में। पहले कंक्रीट की डेफिनेशन बताई, फिर उसकी क्या बताई आपको? प्रॉपर्टीज बताई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास मटेरियल नेक्स्ट अपने पास आएगा मटेरियल यूज्ड इन ठीक है, वो कह रहा है मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी वर्क। जैसे कि भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। मैं नंबर 1 पॉइंट्स के हिसाब से देता हूं। नंबर 1 पॉइंट क्या आता है? सीमेंट। जैसे कि आप सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सीमेंट। एग्रीगेट, अब एग्रीगेट में यहाँ ब्रैकेट में लेता हूँ बोथ, कौन से? फाइन एंड कोर्स। ठीक है, थर्ड में देता हूँ स्टील, फोर्थ आ जाएगा वाटर। ठीक है, अब सीमेंट क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल। एग्रीगेट क्या करता है? ड्यूरेबिलिटी का काम करता है। ये जो मैंने बताया कि बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर में आपको इसके बारे में थॉरोली पढ़ाऊंगा। अभी हम उसने पूछा मटेरियल यूज इन आरसीसी वर्क, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मेन वाटर के बारे में। थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना जो वाटर है, पहला पॉइंट, अगर मैं वाटर की बात करूं, पहला पॉइंट, जो वाटर यूज किया जाता है किसके लिए? कंक्रीट के लिए, शुड बी क्लीन। तो लिख देते हैं वाटर यूज्ड फॉर कंक्रीट शुड बी क्लीन। शुड बी क्लीन का मतलब है कि फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज, मतलब एक टाइप का पोर्टेबल वाटर। तो मैं लिखता हूं शुड बी क्लीन एंड भी लिख देता हूं एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंप्योरिटीज। तो पहला पॉइंट तो यही है कि वाटर के बारे में वो क्या कह रहा है कि वाटर जो यूज किया जाता है कंक्रीट के लिए वो क्या है? अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम किससे होना चाहिए? हार्मफुल इंप्योरिटीज से फ्री होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि अब जो मैंने बताया कि अगर ये हार्मफुल इंप्योरिटीज से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो मतलब वाटर कौन सा यूज करना चाहिए? वाटर यूज्ड विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब घबरा जाओगे, बोलोगे सर ऐसा तो यूज होता ही नहीं है साइड पे। देखो, अब वो कह रहा है कि वाटर यूज करना चाहिए, वो कौन सा यूज करना चाहिए? जो ड्रिंकिंग के लिए फिट हो। ऐसा पर्टिकुलर साइट में नहीं होता, बट हमारे कोड में गिवन है ये। तो मैं बताऊंगा आपको, जैसे कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो आपको लिखा देता हूं कोड वाली। तो इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट्स आप उतार देना।
ठीक है। IS 456 कोड क्या कहता है, जो है वो कहता है हमारा जो पानी है, मैंने बताया आपको क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए अच्छा होना चाहिए, तो पोर्टेबल वाटर कहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो, दूसरा पॉइंट कहता है जो pH है, pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो, pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में वो बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ठीक है। अब वो ऐसे पूछता है कुछ एग्जाम में, जो ये टेबल में लिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और उसकी परमिसिबल लिमिट, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे आ जाएगा इनकी परमिसिबल लिमिट। ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ना ही किसी बुक में लिखा है, ये कि कहाँ लिखा है, कोड में लिखा है। क्या लिखा है, कोड में लिखा है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहले अपने पास आया था ऑर्गेनिक सॉलिड। क्या आता है, ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स की परमिसिबल लिमिट होती है 200 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, किसकी, ऑर्गेनिक सॉलिड्स की। सेकंड अपने पास आया था इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की कितनी होती है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। इनऑर्गेनिक कितनी होगी, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। थर्ड अपने पास होते हैं, जो इंप्योरिटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, सल्फेट। सल्फेट जो है वो हमारे पास होते हैं 400 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। फोर्थ अपने पास आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो ये अपने पास आ जाता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। फिफ्थ अपने पास आ जाता है क्लोराइड। क्या आता है, क्लोराइड। तो ये हो सकता है 2000 mg पर लीटर फॉर प्लेन कंक्रीट। ठीक है। एंड 500 mg पर लीटर फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये बॉक्स है, इसमें से अभी तक कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है मैं आपको बता देता हूँ। सस्पेंडेड सॉलिड वाला आ चुका है, वो पूछेगा परमिसिबल लिमिट फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स कितनी होनी चाहिए, 2000 mg पर लीटर। तो गाइस जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। जो प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब है कि अब मुझे एक डिजायर्ड क्वालिटी का कंक्रीट चाहिए। क्या चाहिए, डिजायर्ड क्वालिटी का, मतलब मेरे को अपनी मर्जी का कंक्रीट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्रोपोर्शनिंग क्या करूंगा। प्रोपोर्शनिंग का मतलब क्या, कि सपोज जैसे सीमेंट ले रहा हूँ, एग्रीगेट ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ, और वो कितना कितना डाल रहा हूँ वो करना, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनिंग। तो प्रोपोर्शनिंग के कुछ मेथड्स हैं, सारे मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम डाल देता हूँ प्रोपोर्शनिंग ऑफ सीमेंट। इसकी डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लीजिए। प्रोपोर्शनिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव proportion of cement, fine aggregate, coarse aggregate, ठीक है, water, so as to obtain a desired, so as to obtain a desired quality of concrete। मैंने आपको बताया कि मैं क्या करूंगा, इन सब की क्या करूंगा, इन सब की मात्रा को क्या करूंगा, एक प्रोपोर्शन में करूंगा, 1:2:3 आपने पढ़ा होगा, फिर आगे बताऊंगा, सब पता होगा आपको, बहुत होशियार हुआ। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर सो एज टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसे कहते हैं हम प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट को कहते हैं। ठीक है। अब इससे कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स। मेथड नंबर 1, मेथड का नाम है आर्बिट्री मेथड। ठीक है। सेकंड अपने पास आ जाता है फाइनेस मॉडुलस मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड अपने पास क्या आता है, फाइनेस मॉडुलस मेथड।
थर्ड अपने पास आता है मिनिमम वॉइड मेथड, मिनिमम वॉइड मेथड। फोर्थ आता है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। फिफ्थ अपने पास आता है वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। फिफ्थ कौन सा आता है? वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। तो गाइज अभी तक मैंने आपको बताया, क्या बताया? प्रोपोर्शनिंग ऑफ सीमेंट। मैंने आपको बताया कि सीमेंट सॉरी प्रोपोर्शनिंग ऑफ सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज गलत लिख दी है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट कर दो इसको, क्या कर दो? प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। जब मैंने बात कर दी प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट की, तो मतलब क्या? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, so as to obtain a desired quality of concrete। मुझे जो क्वालिटी चाहिए कंक्रीट की, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? इन सब का प्रोपोर्शन किया। अब इसके कुछ मेथड्स हैं। मेथड है आर्बिट्री मेथड, फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड, मिनिमम वॉइड मेथड, उसके बाद आता है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड और वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक मेथड को डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो आपको सारे के सारे मेथड्स का पता लग जाएगा कि कैसे चलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास, मैंने बताया आपको, मेथड आ जाएगा। सबसे पहला मेथड आ जाता है अपने पास आर्बिट्री मेथड। कौन सा? आर्बिट्री मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है ये जनरली जैसे कि मिक्स डिज़ाइंस में जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे M20 की, M10 की, ये कैसे ली जाती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, 1:n:2n। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ सिंपली, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द proportion of cement, sand, aggregate is 1:n:2n by volume। तो ये अपना क्या कहता है? आर्बिट्री मेथड बताता है। भाई एक एक्सप्रेशन दे दिया इसने 1:n:2n। जैसे कि आप सबको पता होगा M20 की वैल्यू आपने सुनी होगी, M10 की सुनी होगी, तो ये सब किस में आता है? हमारे आर्बिट्री मेथड में आता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनेट बना रहे हैं। सबसे पहले जब मैंने प्रोपोर्शनेटिंग की तो मेरे पास आया, मैंने क्या की? जनरल एक्सप्रेशन आपके सामने रख दी। अब सपोज एक चीज़ उसने और बताई है इसमें। अब अगर मैं बात करूं कुछ रेशियोज की, सबसे पहले आपके पास रेशियो आती है 1:1:2। अगर मैं ये बात करूं, एक करता हूँ 1:1.5:3। ठीक है, 1:1.5:3। थर्ड अपने पास लिख देता हूँ 1:3:6। ये तीन अगर मैं बात करूं तो उसने डिवाइड कर दिया, ऐसे बता दिया कि ये जो 1:1:2 है ये फॉर वेरी हाई स्ट्रेंथ वर्क्स के लिए यूज होती है। किसके लिए होती है? हाई स्ट्रेंथ वर्क के लिए यूज होती है। 1:1.5:3 जो है वो किसके लिए होती है? फॉर नॉर्मल वर्क्स के लिए। किसके लिए? फॉर नॉर्मल वर्क्स के लिए। ठीक है, और अगर मैं 1:3:6 की बात करूं, ये फॉर फाउंडेशन में यूज होती है, और साथ ही साथ कहाँ यूज होती है? मास कंक्रीटिंग वर्क। इसमें मास कंक्रीटिंग वर्क्स में यूज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कुछ आर्बिट्री मेथड में। उसने बता दिया कि आर्बिट्री मेथड को हम जो प्रोपोर्शनेट है वो कैसे करते हैं, 1:n:2n। अब मैं कुछ वैल्यूज बताऊंगा आपको M20 की, 10 की। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा इसको लर्न करने का। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको पता होने चाहिए। M10 की क्या रेशियो होती है, M20 की क्या रेशियो होती है, ये रेशियोज़ आपको लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, M5 से स्टार्ट करता हूँ, फिर M7.5, फिर M10, फिर M15, फिर M20, फिर M25। ठीक है, यहाँ 25 तक मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है? सिंपली एक बात याद रखना, हमेशा 1 आएगा। पहले तो मैंने लिख दिया 1 1 1 1। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अब मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया ऊपर। अब मैंने एक्सप्रेशन बताया, मतलब अगर मैं n निकाल दूं, अगर मुझे n पता होगा तो थर्ड वाला मेरा क्या आ जाएगा? अपने आप 2n आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा n से तो मेरा ये वाला आ जाएगा। ये 1 1 1 नहीं रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है? n। तो याद रखना, यहां से स्टार्ट करूंगा तो 5, M5 का क्या आएगा? ये 5 ही रहेगा। M5 है तो ये क्या आ जाएगा? 5।
अब मैंने क्या करना, नीचे जाते थे कम करते जाना, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैंड की रेशियो में क्या करते जाऊंगा, सैंड का नंबर, जो ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये एग्रीगेट है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसका नंबर क्या करते जाऊंगा, कम करता जाऊंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है, मैं यहाँ देख नहीं रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 5 4 3 2 1.5 1। समझ आया? मैंने क्या किया, M5 से लेके M25 तक लिख दिया। M5 से लेके, सपोज आपको M20 का आ गया, आपको याद नहीं आ रही तो आपको ट्रिक बताता हूं, M5 से लेके मैंने M25 तक सब कुछ लिख दिया। अब M5 के आगे 1 1 1 तो सबके आगे आएगा, ये पता है आपको। M5 के आगे जो 5 है वो मैंने यहाँ पे सैंड में लिख दिया, ठीक है, 5 लिख दिया, और मैं क्या करता गया, नीचे कम डाउन करता गया, 4 3 2। अब जो 1 एक जगह 1.5 कर दिया, जब 2 के बाद नीचे बढ़ना है तो वो 1.5 बढ़ना है, बाकी क्या करना है, एक एक बढ़ना है। अब यहां पे क्या करूंगा, इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 4 2 हो जाएगा 4, 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो ये अपने पास कुछ रेशियोज आती हैं, ये रेशियोज सारी की सारी आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। क्या करनी है, लर्न करनी है। ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। DMRC के जो अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें M20 का ग्रेड पूछ लिया गया था, M20 की ग्रेड रेशियो पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये रेशियोज भी आपको पूछी जाती है, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि कैसे आपको ये रेशियोज लर्न करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड अपने पास आता है फाइनेंस मॉडुलस मेथड, ठीक है। अब जो फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, एग्रीगेट में पढ़ोगे इसको, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। फाइनेंस मॉडुलस में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट का क्या करते हैं, अलग से क्या करते हैं, सीव नंबर्स पे उनको क्या करते हैं, पास करते हैं, और पास करते हैं, और जो वेट रिटेन कर लिया जाता है उसको ले लेते हैं, उस वेट को कलेक्ट करके कम्युलेटिव परसेंटेज उनका निकाल के उसको डिवाइड कर लेते हैं हर 100 से, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है फाइनेंस मॉडुलस की। अब जो फाइनेंस मॉडुलस है वो कोर्स एग्रीगेट के लिए भी दिया होता है, फाइन एग्रीगेट के लिए भी दिया होता है, एक अलग से टेबल बनाया जाता है इसके लिए। तो बट अभी हम सिंपली इतनी सी बात करते हैं सेकेंड की, फाइनेंस मॉडुलस मेथड। अब ये एक मेथड है किसके लिए, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंक्रीट की प्रोपोर्शनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये क्या करता है, एक हमें इंडेक्स नंबर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, हम एक इंडेक्स नंबर इंडिकेट करता है, उसके कैसे करता है, एक एवरेज लेते हैं हम, किसका एवरेज लेते हैं, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का एक फॉर्मूला है, उसको हम दिखाऊंगा मैं आपके सामने, वो हम लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। बच्चों ध्यान से समझना, कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही इजी है। मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी आप कहीं भी कोचिंग ले लेते हो वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो बात बता रहा हूँ मैं मैथड्स में, सेकेंड मैथड है अपने पास फाइनेंस मॉडुलस मैथड। तो यहाँ पर लिखता हूँ, इट इज यूज्ड टू indicate the index number which is roughly proportional to the average size of the particles in the entire quantity of aggregate। अब जो ये वाला मेथड है, अब पहला मेथड था उसमें क्या करता, मैं तीनों रेशो का जो था उसको मैंने बता दिया, n इंटू 2 1 1:n एक्सप्रेशन बता दिया, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब इस मेथड में क्या बता रहा है, हम एग्रीगेट का देखेंगे, एग्रीगेट का फाइन मॉडुलस देखेंगे, किसका, कोर्स का भी देखेंगे और उसका देखेंगे, फाइन एग्रीगेट्स का भी देखेंगे और कोर्स एग्रीगेट का भी देखेंगे। तो उसका करेंगे एक एवरेज ले लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला R इज इक्वल टू P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1 इंटू 100। ये एक फॉर्मूला है किसका, फाइनेंस मॉडुलस मेथड को निकालने का। अब ये R है, ये R क्या है, R एक डिजाइंड फाइनेंस मॉडुलस है, जो क्या है मैं लिख देता हूं, R इज इक्वल टू, R क्या अपने पास, R अपने पास proportion ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द कंबाइंड एग्रीगेट बाय वेट, ठीक है।
आर क्या, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन किसके साथ, कंबाइन एग्रीगेट के साथ। कंबाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, फाइन और कोर्स दोनों, कंबाइन का मतलब फाइन और कोर्स का दोनों कॉम्बिनेशन। तो ये वो कह रहा है आर क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द कंबाइन एग्रीगेट बाय वेट, ठीक है। पी क्या अपने पास, पी अपने पास है डिजाइंड फाइनेस्ट मॉडल। एफ एम का मतलब यहाँ पे एफ और एम कैपिटल लिखता हूं, मतलब फाइनेस्ट मॉडल फॉर ए कंक्रीट मिक्स ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, पी है अपने पास डिजाइन फाइनेंस मॉडल्स। अब जो डिजाइन फाइनेंस मॉडल्स होगा, जो जैसे कोर्स एग्रीगेट का होता है, फाइन एग्रीगेट का जो डिजाइन फाइनेंस मॉडल्स होता है, वो अपने पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा फाइनेंस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। P2 क्या हो जाएगा, फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया फाइनेंस मॉडुलस मेथड, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड अपने पास आता है मिनिमम वॉइड मेथड। कौन सा आता है, मिनिमम वॉइड्स मेथड। अब आप सबको पता है कि सीमेंट में और फाइन एग्रीगेट में सबसे ज्यादा वॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट में सबसे ज्यादा वॉइड्स होते हैं। अब वॉइड मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड जो वॉइड होते हैं किसके, सीमेंट फाइन एग्रीगेट के, कोर्स एग्रीगेट के, वो हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं और टू गेट ए डेंस कंक्रीट को पाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि जैसे जो कोर्स एग्रीगेट है, उसमें जब मैं फाइन एग्रीगेट मिलाऊंगा, कोर्स एग्रीगेट में जब मैं फाइन एग्रीगेट मिलाऊंगा, तो कोर्स एग्रीगेट के जो वॉइड्स होंगे वो क्या, कौन फिल कर लेगा, फाइन एग्रीगेट फिल कर देगा। उसके बाद जब मैं सीमेंट ऐड करूंगा, तो सीमेंट क्या करेगा, फाइन एग्रीगेट के जो वॉइड्स हैं वो फिल कर लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वाटर को मिक्स करूंगा। यही करता हूं, पहले कोर्स एग्रीगेट में मैंने फाइन एग्रीगेट डाला, फिर मैंने क्या डाला, सीमेंट डाला, फिर मैंने डाला वाटर डाला। तो क्या किया, एक टाइम पे जब मैंने वाटर को मिक्स किया एंड में, तो मेरे पास एक क्या करेगा, वर्केबल मिक्स मुझे मिल गया। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, मिनिमम वॉइड मेथड, इसको कहते हैं मिनिमम वॉइड्स मेथड। तो पर जो वॉइड मेथड है वो सूटेबल नहीं है, तो हम इस मेथड को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो सीमेंट है और फाइन है वो बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉइड्स होते हैं। ज़्यादा वॉइड्स होने के कारण क्या होता है, जब वाटर को ऐड किया जाता है तो वाटर उन वॉइड्स को फिल कर लेता है, और फिल करने के बाद क्या करता है, एवेपोरेट हो जाता है थोड़ी देर बाद, और क्या करता है, उसमें उस कंक्रीट को क्या करता है, पोरस बना देता है। अब कंक्रीट हमारा अगर पोरस बन गया तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लिख देता हूं थर्ड अपने पास, मिनिमम वॉइड मेथड। तो मैं लिख देता हूं, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इन दिस मेथड वॉइड्स ऑफ, अब मैं लिखूंगा कोर्स, सीए मतलब कोर्स एग्रीगेट, एफए मतलब फाइन एग्रीगेट। साथ साथ में आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, कुछ अपने ना समझ लें। सीए मतलब कोर्स एग्रीगेट, एफए मतलब फाइन एग्रीगेट, ठीक है। आर डिटरमाइंड सेपरेटली टू गेट डेंसर कंक्रीट। अब कुछ पॉइंट्स में बताता हूं, पॉइंट्स में मैंने बताना होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स फिल द वॉइड ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो क्वांटिटी किसकी है, फाइन एग्रीगेट की, वो क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स को फिल करेंगे। सेकंड अपने पास आएगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फिल्स द वॉइड्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। देखो जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो किसके वॉइड्स को फिल करेगा, फाइन एग्रीगेट को। थर्ड अपने पास आएगा सफिशिएंट वाटर इज टू बी एडेड टू मेक वर्केबल कंक्रीट। अब वो कह रहा है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे जो हमारे कंक्रीट को क्या बना देगा, एक वर्केबल बना देगा। तो इस तरह से हम मिनिमम वॉइड मेथड से हम अपने प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट को
करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ मेथड अपने पास आता है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। कौन सा आता है? मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। अब डेंसिटी की बात चल रही है तो मतलब किस पे बेस्ड होगा? ये बेस्ड किस पे होगा? डेंसिटी पे बेस्ड होगा। अब डेंसिटी भी बेस्ड होगा तो मतलब किस पे होगा? एग्रीगेट पे। किस पे? एग्रीगेट के। वो कह रहा है कि अगर डेंसिटी वाला मेथड है, डेंसिटी वाले मेथड में क्या करूंगा मैं, मुझे अपने कंक्रीट को क्या करना है? डेंसिटी को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो एग्रीगेट है उसको हैवी वेट एग्रीगेट लूंगा, हैवी वेट ऑफ कंक्रीट बनाऊंगा। तो इस तरह से ये मेथड जो है डेंसिटी वाला, ये भी बहुत ही मेथड जो इग्नोर किया जाता है। क्यों इग्नोर किया जाता है? इसमें जो ग्रेडिंग है, एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग है, जो कंक्रीट की जो ग्रेडिंग है वो क्या की जाती है? वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं मिलती। और दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे पास क्या है, जो कंक्रीट है, जो मेरे पास कंक्रीट होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं होगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा उस स्ट्रेंथ को, मेरे ऊपर कोई मेरा कंट्रोल नहीं होगा उस स्ट्रेंथ पे, उस पर क्या होगा? कोई किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्थ अपने पास आता है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। तो मैंने आपको बताया, इसके बारे में लिख देते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that the densest concrete is achieved by proportioning of aggregate। अब मैं क्या बताया मैंने? proportioning of एग्रीगेट। अब मैंने बताया डेंसिटी की बात हो तो किसकी बात होगी? एग्रीगेट की। अब मुझे प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट किस मैनर में करनी है? इन सच ए मैनर, मतलब वो कह रहा है जो प्रोपोर्शनिंग एग्रीगेट की वो इस तरह से करेंगे, इन सच ए मैनर दैट हैवीएस्ट वेट ऑफ कंक्रीट for same volume is obtained। वो कह रहा है कि मेरे पास एक कंक्रीट पड़ा है सेम वॉल्यूम का, मुझे अब क्या करना है? इसको डेंस बनाने के लिए उसने कहा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डेंसेस्ट कंक्रीट जो है उसकी अचीव होगी प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट। जो है एग्रीगेट की जो प्रोपोर्शनिंग है उसको हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे, इस तरह से डालेंगे ताकि हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम रहे, बट हमारा जो वेट है वो क्या हो जाए? उसको हैवी बना देंगे। इन सच द हैवीएस्ट वेट ऑफ द कंक्रीट फॉर सेम वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इसको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो मैं लिख देता हूं नॉट पॉपुलर। क्यों पॉपुलर नहीं है? ग्रेडिंग कैन नॉट बी अचीव्ड एक्यूरेटली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ग्रेडिंग जो है वो एक्यूरेटली अचीव नहीं की जाती है। दूसरा क्या था? नो कंट्रोल ओवर स्ट्रेंथ। अब भाई स्ट्रेंथ पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, नो कंट्रोल ओवर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसी तरह से अपने पास जो फोर्थ वन है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, उसको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब लास्ट मेथड अपने पास वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। अगर मैं बात करूं वाटर सीमेंट रेशियो मेथड की, अगर बात करूं सिंपली वाटर सीमेंट रेशियो मेथड की, सबको पता है कि ये जो लॉ है वाटर सीमेंट रेशियो का, ये अब्राहम ने दिया था। और ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि भैया हमारा जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंक्रीट क्या होगा? वर्केबल होगा। क्या होगा? उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अगर मुझे अच्छी वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा मेंटेन करना है तो मतलब मेरा जो कंक्रीट है वो क्या होना चाहिए? वेल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी वॉइड्स रह जाएंगे, अगर वो वेल कॉम्पैक्ट नहीं होगा, कोई भी वॉइड्स रह जाएंगे तो क्या होगा? वॉइड्स रह जाएंगे तो मैंने क्या कहा था आपको? वाटर क्या करेगा? उन वॉइड्स में फिलअप कर देगा और मेरे जो कंक्रीट को क्या कर देगा? पोरस कर देगा और उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। सपोज अब वो यहाँ पे जो बता रहा है अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो को क्या करूं? इंक्रीज कर दूं, तो मेरी क्या हो जाएगी? वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बट मेरी जो स्ट्रेंथ है उसके चांसेस हैं क्या होने के? कम होने के। अब वर्ड आया था वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है?
देखो बच्चा, वर्केबिलिटी में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा पूरा थॉरली, थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूँ। वर्केबिलिटी मतलब एक ईज, एक आसानी, जितने आसान से मैं एक कंक्रीट को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दूं, रख दूं, कॉम्पैक्ट कर दूं, प्लेस कर दूं, फिनिश कर दूं आराम से। एक सिंपल लैंग्वेज में वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है, विदाउट एनी, बिना किसी ब्लीडिंग के, बिना किसी सेग्रीगेशन के। ये तो मैंने आपको जनरल लैंग्वेज में थोड़ा सा बता दिया, बट थॉरली हम इसको वर्केबिलिटी को अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे दिस लॉ इज गिवन बाय, ठीक है, अब्राहम ने ये लॉ की दिया था। अब मैं आपको बताया स्ट्रेंथ ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट विद गुड वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट विद गुड वर्केबिलिटी, with good workability depends upon water cement ratio, depends upon water cement ratio, only लगाया था, depends upon only water cement ratio, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इसमें बात करें वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या कर सकता है, देखो मैं बताता हूँ। वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं बात करूं ज़्यादा छोड़ो, पहले बोलता हूं वाटर सीमेंट रेशियो विद लिमिट्स, विद लिमिट्स, किसी लिमिट के अकॉर्डिंग डाला है, मतलब ग्रेड को अकॉर्डिंग देखते हुए मैंने वाटर सीमेंट रेशियो को डाला हुआ है, तो मतलब मेरा जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मैंने क्या किया, वाटर सीमेंट रेशियो को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो मतलब मैंने बताया आपको वर्केबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दी, साथ ही साथ मेरी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ा दिया वाटर सीमेंट रेशियो, अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ा दिया तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वाटर सीमेंट रेशियो को देखते हुए भी हम क्या करते हैं, प्रपोर्शनिंग करते हैं, कितना पानी उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, कितना उसमें करेंगे, किस रेशियो में कितना किया, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, प्रपोर्शनिंग करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो को मैं अलग टॉपिक में फिर से पढ़ाऊंगा। ये एक मैथड के अकॉर्डिंग इसको समझो कि वाटर सीमेंट रेशियो भी कहाँ यूज होता है, प्रपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट में हम इसको यूज करते हैं। तो गाइस, प्रपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट टॉपिक हमारे पास था, वो हमने अभी खत्म कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैंने आपको बताया अभी कि मैं वाटर सीमेंट रेशियो को अलग से डिस्क्राइब करूंगा। तो गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो ये सुना होगा आपने, सबने सुना होगा। और एक होता है जेल स्पेस रेशियो। क्या होता है, जेल स्पेस रेशियो। अब मैंने आपको बताया कि वाटर सीमेंट रेशियो किसने लॉ किससे दिया था, ये लॉ किससे दिया था, ये दिया था अब्राहम ने दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता, लॉ किससे दिया था, ये अब्राहम ने दिया था ये लॉ। थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ पे देता हूँ, किसने दिया था, अब्राहम ने दिया था, ठीक है। अब वाटर सीमेंट रेशियो में जो वाटर है, बेसिकली वाटर का काम क्या है, देखो वाटर सीमेंट रेशियो मतलब हमारा क्या मतलब है कि वाटर डाल रहे हैं सीमेंट में, तो बेसिकली वाटर जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब दो काम करता है। पहला काम, वाटर जाके मिलता है सीमेंट के साथ, और क्या करता है, सीमेंट को करता है हाइड्रेशन प्रोसेस को चालू करता है, हाइड्रेटेड करता है सीमेंट को, क्या करता है, हाइड्रेटेड करता है। क्या करता है, वाटर क्या करता है, किसके साथ मिलता है, कि सीमेंट के साथ, और सीमेंट को क्या करता है, हाइड्रेटेड करता है। दूसरा काम क्या करता है, वो वर्केबल, क्या करता है, कंक्रीट को क्या करता है, वर्केबल करता है। अभी हम कंक्रीट की बात करते हैं। हम कंक्रीट की अगर बात करें तो यहाँ वाटर सीमेंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो मतलब मेरा जो वाटर है वो बेसिकली क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस करता है। जैसे ही मैं डालता हूँ उसको सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस करता है, हाइड्रेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हमारे जो सीमेंट को क्या करता है, हार्डन करता है, उसकी हार्डनिंग प्रोसेस को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, हार्डनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको भी बताया कि वाटर जो डायरेक्टली मैं बात करूं तो क्या करता है, वर्केबल बनाता है, हमारा जो मटेरियल है, जो कंक्रीट है, उसको वर्केबल बनाता है। तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो क्या करता है, वाटर enters into chemical
reaction with cement and this enter causes setting and hardening of cement। मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया ना आपको कि वाटर क्या करता है, सीमेंट में क्या करता है, मिक्स करता है, जाके घुस जाता है और क्या करता है, हाइड्रेशन प्रोसेस को फॉलो करता है और क्या करता है, उसको क्या करता है, उसकी सेटिंग पे काम करता है। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया वाटर क्या करता है, मेक्स कंक्रीट वर्केबल। सीधे क्या करता है, कंक्रीट को क्या करता है, वर्केबल बनाता है। तो अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो की बात करूं, एक ग्राफ बना लूं छोटा सा, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, यहां पे आ जाएगा मेरे पास स्ट्रेंथ। अब ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता जा रहा है, मेरी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मतलब मेरा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो क्या होता है, इनडायरेक्टली किसके होता है, स्ट्रेंथ के। तो ये याद रखना हमेशा, क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, किसके, स्ट्रेंथ के। अब जेल स्पेस रेशियो, अब एक साइंटिस्ट आया पॉवर, क्या नाम है, पॉवर लिख देता हूं मैं, साइंटिस्ट का नाम क्या है, पॉवर। ठीक है। अब पॉवर ने क्या कहा कि भैया जो अब्राहम है, क्या साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट की बात हो रही थी, पॉवर ने क्या कहा अब्राहम को, बोला कि भाई जो तूने दिया है वाटर सीमेंट रेशियो का जो लॉ तूने दिया है, ये कोई भी लॉ नहीं है, ये क्या है, कोई लॉ नहीं है, ये एक रूल है, तूने तो एक रूल दिया है और तेरा जो रूल है बहुत ही घटिया है। क्या कहा पावर ने अब्राहम को कहा कि भाई तेरा जो रूल है वो क्या, बहुत ही घटिया है, मैं नहीं मानता इसको। क्यों? क्योंकि जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये एक तरह से कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा। अगर बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसने बोला, पावर ने बोला कि जो हमारी ये चीज़ है ये वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर स्ट्रेंथ किसी कंक्रीट की है वो वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड ही नहीं करता। उसने अपना ही रूल बना दिया। उसने कहा कि जो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड करता है, जेल स्पेस रेशियो पे। पावर ने अब्राहम का जो रूल था उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और उसने बोला कि भाई ये जो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा जेल स्पेस रेशियो पे, इसने बोला। पावर के साथ एक और साइंटिस्ट था ब्राउन यार्ड, इसका नाम भी याद रखना। इसका को साइंटिस्ट कौन साथ में कौन था, ब्राउन यार्ड। पावर और ब्राउन यार्ड ने बोला कि भाई जो मेरी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड करती है, जेल स्पेस रेशियो पे। अब जेल स्पेस रेशियो क्या होता है, देखो जेल स्पेस रेशो, तो जेल स्पेस रेशो का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ जेल डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जेल डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल। टोटल स्पेस अवेलेबल कौन सी स्पेस, जेल प्लस पोर्स, जेल प्लस पोर्स। तो जेल स्पेस रेशियो जो थी वो पावर ने बोला एक रिलेशनशिप दिया किसके साथ, जेल स्पेस रेशियो का एक रिलेशनशिप दिया किसके साथ, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ। क्या रिलेशनशिप दिया, उसने बोला जो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ है अगर मुझे निकालनी है किसकी, उसे सीधे फॉर्मूला दिया 240x³। अब इसमें x क्या बोल दिया इसने, x बोल दिया जेल स्पेस रेशियो, क्या बोल दिया, जेल स्पेस रेशियो, और 240 क्या बोल दिया, उसकी स्ट्रेंथ, क्या बोल दी, स्ट्रेंथ। अब जो 240 तो उसने क्या दे दी, एक आइडियल वैल्यू दे दी। तो ये जो फॉर्मूला है 240 इंटू x³ एक आइडियल वैल्यू के लिए, एक आइडियल वैल्यू के लिए बात कर दी। अब जेल स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जेल्स का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ जेल्स का मतलब है हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। क्या मतलब है, हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। मतलब वॉल्यूम ऑफ जेल का मतलब ये है कि जो सीमेंट की पेस्ट है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ टोटल स्पेस अवेलेबल, जो पोर्स वगैरह, जो हाइड्रेटेड सीमेंट वगैरह और जो पोर्स वगैरह उसमें है अवेलेबल, उसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक रेशियो आएगी। उस रेशियो को उसने क्या बोल दिया, जेल स्पेस रेशियो। उसने एक फॉर्मूला दे दिया थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ निकालने का 240x³। अब जो 240x³ है मतलब क्या, मिस्टर पावर ने बोला एक रिलेशनशिप मैंने दे दिया, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एंड द जेल स्पेस रेशियो। उसने वाटर सीमेंट रेशियो को क्या किया, कैंसिल कर दिया, नहीं माना। अब एक फॉर्मूला है x का, अब x को अगर मुझे निकालना हो 0.657c
0.657C डिवाइडेड बाय 0.319C प्लस W। ये उसने फॉर्मूला दे दिया किसके लिए, x के लिए, जेल स्पेस रेशियो के लिए, किसके लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस, जब हमारा सीमेंट क्या होगा, कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे C और W क्या है, C क्या है मेरा सीमेंट, W क्या है अपने पास वाटर, C क्या अपने पास सीमेंट है, W क्या अपने पास वाटर। तो इस तरह से मेरे को उसने क्या दिया, दो फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, वाटर सीमेंट रेशियो बता दिया और जेल स्पेस रेशियो बता दिया। अब ये जो टॉपिक है ये गेट में भी बहुत बार पूछा गया है, गेट में भी इससे एक न्यूमेरिकल पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको बताऊंगा पूछ भी कैसे सकता है। सपोज उसने बोल देता, या नीचे लिख देता हूं मैं, सपोज वो आपसे पूछ देता एक्स की वैल्यू दे देता 0.589, क्या देता, एक्स की वैल्यू क्या देता 0.589, और आपको बोलता कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इफ एक्स की जगह क्या बोलता, इफ जेल स्पेस रेशियो, क्या बोलता, अगर मेरे पास जेल स्पेस रेशियो कितनी है 0.589 है तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। तो अब मेरे को पता है 240 इंटू 0.589 का क्यूब, यही फॉर्मूला 240 इंटू एक्स क्यूब। तो ये कुछ आएगा अपने पास, स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी 49.04 समथिंग कुछ, तो चेक कर लेना। अब ये 240 किस में है, ये मेगा पास्कल में है, ये याद रखना किसमें 240 किसमें है, मेगा पास्कल में। तो ये आप एक बार चेक करना, इस तरह से वो उसने क्या किया, अपने पास जेल स्पेस रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एक क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे, फिर आज की क्लास यहाँ पे ही खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो अभी जेल स्पेस रेशियो का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो जेल स्पेस रेशियो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द जेल स्पेस रेशियो ऑफ कंक्रीट सैंपल मेड विद 500 ग्राम सीमेंट विद 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ। अब मुझे अगर सोल्यूशन की बात करूं इसके, तो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है मेरा सीमेंट क्या है, सीमेंट उसे दिया है 500 ग्राम, ठीक है, मुझे दिया है वाटर सीमेंट रेशियो कितनी 0.5, तो अगर मुझे निकालना है वाटर सीमेंट रेशियो कितनी दी है 0.5, यहाँ सीमेंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा 500, तो मैं वाटर निकाल सकता हूँ, वाटर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, वाटर मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब वाटर निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है, जेल स्पेस रेशियो 0.657 C 0.319C प्लस W। इस तरह से हमारा फॉर्मूला मैंने आपको कराया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करूंगा 0.657 इंटू 500 डिवाइड बाई 0.319 इंटू 500 प्लस 250, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो आएगा 0.80, ठीक है 802, ठीक है। इस तरह से तो अब हमने क्या निकालनी है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ निकालनी है। इसका फॉर्मूला है 240 एक्स क्यूब, तो आएगा 240 इंटू 0.802 का क्यूब, तो आएगा 123.80, क्या आएगा 123.80 MP मेगा पास्कल, ठीक है। अब ये एक्स क्या है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, जेल स्पेस रेशो, ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जेल स्पेस रेशो पूरा एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आज की वीडियो है बहुत ही पसंद आई हो, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए। और तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप सबका प्यार जो जिस तरह से आप अभी दे रहे हो वैसे ही आगे भी देते रहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच और अलविदा।